अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आपको बेसिकली इससे पहले जो आप चीज़ें पढ़ चुके हैं उस पर तो बात कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो शुरू में आपने पढ़े हैं कि बहुत सारे मुसव्वते होते हैं और उसकी मात्राएं हैं, और यानी मात्राएं हैं मुसम्मते, और फिर उस पर एराब जो लगाए जाते हैं वो, तो यानी एक मुसम्मते एक कॉन्सोनेंट पर सभी एराब भी आप लगा सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए कि सभी एराब लगाए जाते हैं, जैसे गौ, गा, गी, गू, गू, इसी तरह से री, इसी तरह से गे, गए, गो, गौ, गन, गह। इस तरह से आप ये देख लीजिए जो 11 व्यंजन हैं उनका इस्तेमाल, जो 11 स्वर हैं, 11 मुसव्वते हैं, उनका इस्तेमाल, वोवेल का इस्तेमाल कैसे हम कॉन्सोनेंट के साथ यानी व्यंजन के साथ कर लेते हैं, तो वो यहाँ पर आप समझ सके। इस तरह से आप के लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आपने अब यहाँ आगे पढ़े थे मुरक्कब मुसम्मते होते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन को आपने पढ़ा था, उसी चीज़ को आप ये समझिए। मुसम्मतों के साथ मुसव्वते के एराब मिलाकर लिखा जाता है, वैसे ही मुसम्मते से मुसव्वते को निकाल कर मुसम्मते या मुसव्वते के साथ जोड़कर लिखा जाता है, उन्हें मुरक्कब मुसम्मते कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है, तो उनमें से एक तरीका है खड़ी पाई वाले मुसम्मते। यानी खड़ी पाई वाले मुसम्मते का मतलब है कि हर एक का एक पाई होता है, उसको ये जो दिया हुआ था आपको, हमने इससे पहले बताया था, इसको हम बोलते हैं खड़ी पाई। तो कह रहे हैं कि ये खड़ी पाई का इस्तेमाल करते हैं। अब इस बात को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिन मुसम्मतों के आखिर में, मुसम्मता यानी जिन व्यंजन के आखिर में, जैसे ख है, गौ है, घ है, ये आपने पढ़ा है, मुसम्मित है, तो उसके आखिर में एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया हुआ, खड़ी पाई होती है। यानी इस तरह से आप देख लीजिए, ये लगा हुआ, अगर ये खड़ी पाई है होती है, उनमें मुसव्वता मिला होता है, उनमें मुसव्वता मिला होता है। तो गोया कि यहाँ पर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मुसव्वता अपने आप है पहले से। जैसे आप बोलेंगे वैसे ही वहाँ पर समझ लिया जाएगा कि इसमें पहले से मुसव्वता मिला हुआ, मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस मुसम्मते के आखिर में लगी हुई खड़ी पाई को जब हटा दिया जाता है, जब ये हटा देते हैं, जैसे कि यहाँ से हटा दिया है, तब उनका तलफ़्फ़ुज़ आधे तलफ़्फ़ुज़ में होता है। इनका तलफ़्फ़ुज़ अब गोया कि आधा रह गया है। जब ये खड़ी पाई लगा देंगे तो ये पूरा तलफ़्फ़ुज़ होगा, और उनकी शक्ल मुंदरिजा झैल तरीके से लिखी जाती है। यानी जब खड़ी पाई हटा करके रखेंगे तो ये तरीके इनके बन जाएंगे जो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। गोया कि जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं सब में खड़ी पाई लगा हुआ है। तो में, थ में, ध में, नौ में, पौ में, बौ में, भ में, म, इसी तरह से य, ल, ठ, इसी तरह से ये जिसको मूर्धन श बोलते हैं, दंत स बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, तारा बोलते हैं, गिया, इसी तरह से त्रे में, इन सारे में आप देखिए तो खड़ी पाई का इस्तेमाल हुआ है। जैसे ही इसका इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब अपने आप ये समझ लीजिए मुसव्वता यानी वोवेल इसमें मिला हुआ है, स्वर इसमें पहले से मिला हुआ है, वो अगर अलग हो तो ये अलग आधे ही हुरूफ हैं। इसका मतलब ये है कि ये मिला करके हम लिखेंगे तो एक नया हर्फ बन जाएगा। अब यहाँ से एक बात तो आपके सामने साफ हो गई कि किसी में खड़ी पाई है और किसी में खड़ी पाई नहीं है। तो बिना खड़ी पाई के मुसम्मते भी होते हैं, बिना खड़ी पाई के व्यंजन होते हैं। यानी जब मुसम्मते में खड़ी पाई न हो, यानी ये समझ लीजिए कि दूसरे मुसम्मते वो हैं जिनके आखिर में खड़ी पाई नहीं होती है। ऐसे हुरूफ जब बग़ैर मुसव्वते के लिखे जाते हैं, ऐसे हुरूफ बग़ैर मुसव्वते के लिखे जाते हैं, तब उनके नीचे हलंतह लगाया जाता है। ये जो हमने इससे पहले कहा था कि इस चीज़ का इस्तेमाल जो कर रहे हैं ये क्या है, तो ये हलंतह कहलाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें जिसमें भी खड़ी पाई नहीं है, अगर उसको आधे करके पढ़ना है, आधा इसको जोड़ना है, तो वहाँ पर हलंतह का इस्तेमाल कीजिएगा। जहाँ पर खड़ी पाई है, खड़ी पाई हटा दीजिए, वो आधे ही पढ़ा जाएगा, मुसव्वता होगा उसमें। इसमें
जब मुसव्वता के बगैर लिखे जाते हैं तब उनके नीचे हलंता, यानी इसमें गोया कि अब मुसव्वता नहीं रहा है तो इसमें हलंता आप लगा दीजिए। तो ये एक तरीका है। दो बातें, एक खड़ी पाई के साथ एक बगैर खड़ी पाई को हमने यहाँ पर समझा। कुछ अलग शक्ल के मुसम्मते होते हैं, यानी कुछ अलग शक्ल आकार के व्यंजन होते हैं, जैसे कि कुछ तीसरी किस्म के मुसव्वते होते हैं जिनमें से मुसव्वता हटाने पर एक अलग शक्ल बनती है। जैसे कि आप ये पर देखिए कि हम अगर मुसव्वता हटा दें तो इसकी ये थोड़ा सा वो के साथ थोड़ा सा ये निकला हुआ है, ये है क। इसी तरह से फ का जो यहाँ तक लटका हुआ होता था वो हट गया है, ये फ है। गोया कि प था उसमें थोड़ा सी इतनी सी शक्ल आगे बढ़ गई है तो ये फ की पहचान है। तो ये है गोया के तीसरी शक्ल के जिसमें मुसव्वता हटा दिया गया है। मुसव्वता हटाएंगे तो एक जगह खड़ी पाई जो है हट जाएगा, एक जगह हलंता का इस्तेमाल हो जाएगा, एक जगह जो है आधी शक्ल रह जाएगी, आधे कट जाएंगे। इसी तरह से मुसम्मते पर आधे र का इस्तेमाल होता है, यानी हलंता के साथ। चौथी किस्म मुसम्मते की होती है जिसमें से मुसव्वते के हटाने पर मुसम्मते के साथ 3 शक्लें बनती हैं, यानी अलग अलग 3 शक्लें बनेंगी, यानी और वो सिर्फ और सिर्फ इसी र के साथ है ये वाकया, किसी और के साथ नहीं। मुसम्मते पर ऊपर नीचे बाएं तरफ और एकदम नीचे आधे र यानी हलंता का निशान लगाया जाता है। तो इस तरह से ऊपर में लगाया, यही र के साथ है। देख लीजिए गोया कि ये आधा है, इसी तरह से र ये आधा है, इसी तरह से यहाँ पर र है, ये भी आधा है। तो इस तरह से ये 3 शक्लें र के साथ बनती हैं, हलंता वाले र के साथ। कुछ मुरक्कब मुसम्मते की 2 शक्लें हैं, कुछ मुरक्कब मुसम्मते हैं जिसकी 2 शक्लें हैं। क्या है, कह रहा है कि कुछ मुरक्कब मुसम्मते को लिखने के लिए पहले हिंदी ज़ुबान में एक हर्फ के नीचे उसी तरह का छोटा हर्फ लिखकर बनाए जाते थे। यानी पहले क्या था कि इस तरह से जो लिखा हुआ है तो उसी शक्ल के नीचे भी लगा दिया जाता था। आज कल उसे हलंता लगाकर लिखा जाता है। ये हलंता लगाकर लिखा जाता है या मुसम्मते के नीचे मुसम्मते की शक्ल में भी लिखा जाता है, यानी इस तरह से लिखा चला जाता है हलंता के बगैर। इस तरह से ये समझ लिया जाता है कि वही चीज़ है, गोया के हाफ हाफ दोनों पढ़ा जा रहा है।